नवल रविकांत टेक एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी में बेहद इज्जतदार और रेप्यूटेबल इंसान है। ही हैज़ बाय फार द बेस्ट ट्विटर फीड। उन्हीं की वजह से मैंने अपना ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट किया ताकि मैं उनके नॉलेज और विजडम से सीख सकूं। उनका एक बेहद पॉपुलर मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड मस्ट इम्प्लीमेंट ट्विटर थ्रेड है, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। इस वीडियो सीरीज में मैं और मेरा एक ट्विटर दोस्त द फिलोसोफर किंग नवल के इसी थ्रेड के ट्वीट्स को हम हिंदी में एकदम आसान भाषा में इलॉबरेट करेंगे। हमारा इस सीरीज से इंटेंशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस स्पेशली यूथ नवल के नॉलेज को जाने, समझे और अपनी जिंदगी में उतारे। अपने सारे दोस्तों के साथ ये सीरीज के वीडियोस को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बातें ना ही आपका एजुकेशन सिस्टम, ना आपकी फैमिली और ना आपकी सोसाइटी आपको बताने वाली है। गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। फाउंडेशन से शुरू करें तो यही रहेगा कि वेल्थ, मनी और स्टेटस का क्या डिफरेंस है। तो वेल्थ, अगर आप सिंपल हिंदी में अगर आप इसका अनुवाद करें तो वेल्थ का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, पैसा सब हर लोग कमाते हैं, हर आदमी कमाता है। आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप सारे लोग पैसे कमाते हैं, बट उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इससे आपकी पूंजी बनती है। सो वेल्थ का मतलब मैं यही कहूँगा कि आपके पास ऐसे कोई एसेट्स हैं जो काम कर रहे हैं जब आप सो रहे हैं, क्योंकि आप 24 घंटे तो काम कर नहीं सकते। तो वेल्थ का एडवांटेज यही होता है कि आपको ज़िंदगी भर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपका वेल्थ क्रिएट हो चुका है तो उसके बाद आपको हर दिन, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेल्थ इज़ बेसिकली वो चीज़, आई थिंक वेल्थ, ईजीएस्ट वे टू डिफाइन वेल्थ इज़ एसेट्स। चाहे वो स्टॉक पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, जहाँ आपने ऑलरेडी कैपिटल लगा दिया है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वो पैसा कमा रही है और आपके लिए पैसा बना रही है जब आप सो रहे हैं। सेकेंड है स्टेटस। स्टेटस हमारी सारी ह्यूमन बींग्स है वो हायरार्किकली अरेंज्ड है। अगर आप कोई भी सोसाइटी में देखें, अगर आप पहले भी चले जाए, ट्राइबल चीफ होता था एक, उसके नीचे सेना होती थी, जैसे राजा होता था, सेनापति होता था। तो कोई भी स्ट्रक्चर देखे उसमें एक हायरार्की होती है। अभी आजकल कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हो गया है कि हायरार्की इज़ वेल्थ बेस्ड। जो बिलियनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, वो सारे ऊपर चले गए और हम सारे लोग एक तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए। आप बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी पैसे कमाते हैं आप करते क्या है, आप घर खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, वो सब लोन पे खरीदते हैं, और लोन अल्टीमेटली जाता किसको है, बैंक के पास। सो वी आर ऑल बेसिकली वर्किंग फॉर द बैंक्स। सो बेसिकली स्टेटस यही होता है कि आपकी सोशल हायरार्की में, सोसाइटी में पोजिशन क्या है। ठीक है, और सेकंड ट्वीट क्या था, सेकंड पार्ट? उसका सेकंड पार्ट था, आपने वो अभी डिस्कस कर लिया कि वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। एब्सोल्युटली। और थर्ड पार्ट आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए कि मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। श्योर। सो देखिए, ऐसा है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग बार्टर सिस्टम करते थे। लोग एक दूसरे को एक चीज़ देते थे, 1 किलो चावल के बदले 1 किलो मीट या जो भी है, आप ऐसे चीज़ें एक्सचेंज करते थे। फिर आया कि ठीक है, हमें सोने और सिल्वर, चांदी और सोना, ये हमारे एसेट्स बन गए, कि स्टोर होल्ड ऑफ वेल्थ बन गए। क्योंकि सब लोगों को लगता था कि सोना सूरज को रिजेंबल करता है, चांदी मून को रिजेंबल करता है, तो सारे मेटल्स, सबसे दोनों प्रेशियस मेटल्स थे। उसके बाद आजकल के टाइम में आप सोना और चांदी जेब में लेके तो नहीं घूम सकते। तो अगर आपको वेल्थ और टाइम ट्रांसफर करना है एक दूसरे के बीच में, तो आप क्या करते हैं? सो मनी, करेंसी इज एज सिंपल एज दैट, कि आप ये बता रहे हैं कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है। 1 घंटा अगर कोई प्लम्बर मेरे घर पे आता है और मेरा नल बनाता है, तो मैं उसको 100 या 200 रुपये दूंगा। बट 1 घंटा अगर मैं किसी एक्सट्रीमली अच्छे लॉयर के पास जाता हूँ, तो वो मुझसे 1 लाख या 2 लाख भी ले सकता है। तो उसके 1 घंटे की वैल्यू और एक प्लम्बर के 1 घंटे की वैल्यू बिल्कुल अलग है, क्योंकि सोसाइटी उसको वैल्यू अलग तरीके से करती है। और ये चेंज होते रहता है। अगर आप देखें, पहले के ज़माने में हमारी वैल्यू कुछ और थी, फिर चीज़ें इवॉल्व हो गई, और आज के ज़माने में वैसा नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में गाड़ियाँ बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। आजकल गाड़ियों का कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, कोई एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है। सो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है। और एक पर्टिकुलर टाइम में सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा क्या वैल्यूबल है, उस हिसाब से पैसा और टाइम का एक रिश्ता है। आप कभी कोई भी लोन लेते हैं
तो उसमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, राइट, 8%, 9%, 10%। वो क्यों होता है? क्योंकि एक पैसे का एक वक्त से एक रिश्ता है जो आप अलग नहीं कर सकते। इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। जब आपने कोई 1 लाख रुपए की एक चीज़ ली है, आज से 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं लेने वाली, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। वो 1 लाख रुपए शायद 50,000 ही हो आज से 10 साल बाद। सो दिस इज बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ऐसे हम एक्सचेंज करते हैं अपने टाइम को किसी और के टाइम को, और उस पैसे के थ्रू हम उसे एक्सचेंज करते हैं। या आजकल ट्विटर पे पॉजिटिव सम, नेगेटिव सम और जीरो सम गेम्स की बात करते हैं, जैसे दे आर इक्विवेलेंट टू स्टेटस गेम्स, मनी गेम्स एंड वेल्थ गेम्स। Sure. तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? तो पॉजिटिव सम गेम्स वो होते हैं जब आप किसी और से कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो सब लोग उसमें भागीदार हैं। जैसे वेल्थ क्रिएशन इज अ पॉजिटिव सम गेम। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो कोई कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसकी कंपनी स्टार्ट करने से 10 लोगों को और नौकरियां मिलती हैं। वो अपने इस देश को टैक्स भरता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है। तो वो एक पॉजिटिव सम गेम हुआ। जीरो सम गेम विच इज़ अ स्टेटस गेम, वो क्या होता है कि आप किसी पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे अब देश में प्रधानमंत्री तो एक ही हो सकता है, अब देश में पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है वो तो एक ही हो सकती है। वो 10 लोग तो एक इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो वो स्टेटस गेम हो जाता है कि पोजीशन एक ही है और लड़ने वाले 100 लोग हैं। तो मतलब तो वो एक तरह से बेसिकली जब आप लड़ते हैं उस चीज में तो एक जंग की तरह हो जाता है। तो फायदा किसी का नहीं होता है, जो जीत गया वो जीत गया और बाकी सब मतलब एक नुकसान। की जीत तो दूसरे की हार। बिल्कुल, एक की जीत दूसरे की हार, ये गारंटीड है। पॉजिटिव सम गेम्स में जैसे मैंने बताया वेल्थ क्रिएशन, अब पैसा दुनिया में इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा पैसा, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं तो पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन और मेरा पैसा, अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे आपकी जेब से कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने जेब से बनाया है, मुझे अपने टैलेंट और कैपेबिलिटी से बनाया है, मैं आपका पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो वो पॉजिटिव सम गेम होता है। और ये मैंने बताया आपको नेगेटिव सम गेम। अंडरस्टैंड एथिकल वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल इफ यू सीक्रेटली डिस्पाइज वेल्थ, इट विल एल्यूड यू। एम्फेसिस एथिकल वेल्थ क्रिएशन पे देना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में कई लोग इसको मानते ही नहीं है। पहली बात देखिए कैसा है, इंडिया में हमेशा हमारी जो सोसाइटी इवॉल्व हुई है, अगर आप देखें 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए, हम काफ़ी समाजवाद की तरफ चले गए, जैसे सोशलिज्म हम कहते हैं। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट इवॉल्व हुए थे, एक पूंजीवादी और एक समाजवाद, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। सो जो रशियन ब्लॉक था, जो सोवियत ब्लॉक था, वो हमारे काफ़ी क्लोज था। जैसे अगर आप देखें जवाहरलाल नेहरू की सबसे पहले की स्पीचेस, उन्होंने कहा था कि हमें गरीबी मिटानी है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था वैसे अगर आप कंपेयर करें सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को, जो ली कुआन मून है, उन्होंने बेसिकली ये कहा था एक छोटा सा टापू है सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में, और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है पर हम मेहनत करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जापान ने भी यही किया था। तो उन्होंने कैपिटलिस्ट रूट फॉलो किया और आज वो देश हमसे काफ़ी आगे बेहतर पोजीशंस में है। हमारी आज़ादी से प्रॉब्लम यही रही है कि हमें लगता है कि जो भी अमीर है वो चोर है। हमें लगता है जो भी वेल्दी इंसान है उसने कोई गलत काम किया होगा, उसने कभी सही तरीके से पैसे नहीं बनाए। यही हमारे देश की अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई भी रही है। काफ़ी लोग ऐसे थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो पैसे कमाते, सारे जो बिजनेसमैन है वो चोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक देश को बनाने वाले नेता या कोई राजनेता नहीं होते, एक देश को बनाने वाले उसके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अमेरिका को बनाने वाले ये वहाँ के लीडर्स नहीं थे, रॉकफेलर, कार्नेगी, ये लोग थे जिन्होंने अमेरिका में पहले इंडस्ट्रीज लाई, स्टील लाई, ऑयल लाया। तो इन्होंने अमेरिका को बनाया, रेलवेज लाए। तो एथिकल वेल्थ क्रिएशन का मतलब यही है कि आप एक सच्चाई से पैसे कमा सकते हैं। आप अगर इसका फैंटास्टिक एग्जांपल है टाटा ग्रुप। अगर आप कोई भी टाटा ग्रुप की कंपनी को देखें, वो कभी भी कोई चोरी, आप कभी नहीं सुनेंगे टाटा ग्रुप किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो एथिकल वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में, ITC इज एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सारे बिजनेसमैन चोर हैं, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। आप हमेशा ये सोचिए कि कैपिटलिज्म प्रॉब्ली दुनिया में सबसे अनोखा एक सिस्टम है जो हमने इंसानों ने ईजाद किया है, और हम सबको उस पर फोकस करना चाहिए। और आई थिंक इंडिया के जो लोग हैं उनको एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, एक सोशलिस्ट माइंडसेट से कैपिटलिस्ट माइंडसेट में आना पड़ेगा। और जब हमने ऐसे कर लिया तो आई थिंक कोई हमें रोक नहीं सकता। Ignore people playing status games. They gain status by attacking people playing wealth creation games. तो इसमें स्टेटस गेम्स और वेल्थ क्रिएशन गेम्स ये पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सो देखिए ऐसा है कि स्टेटस क्या है। स्टेटस कहीं अगर आप देखें, अगर मैं उसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो स्टेटस एक रुतबा है, एक फेम है, एक आप कब किसी को बोलते हैं कि यार वो एक आदमी है, उसका एक स्टेटस है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे वाला हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा स्टेटस है। क्लासिक एग्जांपल दूंगा, रवीश कुमार।
रवीश कुमार बहुत ही एक पॉपुलर नाम है, एनडीटी पे बहुत बड़े संवाददाता है। तो अगर आप उनको देखें तो वो हमेशा अटैक करते रहते हैं लोगों को कि यार ये इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, और 90% ऑफ टाइम वो सही भी होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ वो गलत चीज़ों पे अटैक करते हैं, बट उनका गेम क्या है, वो लोगों को अटैक करते हैं और उनसे दूसरों को नीचे गिरा के वो खुद को ऊपर लेके जाते हैं। अब चाहे आप ये बात माने या ना माने, ये सच्चाई है। वो उनका गेम क्या है, वो एक जर्नलिस्ट है, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसने फलाना कर दिया, उसने चोरी कर दी, उसने ये कर दिया, और देखो हम तो बहुत सब अच्छे लोग हैं, हम इन पे सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं। तो लेकिन उससे होता क्या है, मतलब उन्होंने किया क्या है आई मीन आई एम सॉरी टू से, बट उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट और जर्नलिज्म किया। उन्होंने ना एक कंपनी खड़ी की है, उन्होंने ना किसी को आज तक एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, उन्होंने ना देश के टैक्स में कुछ योगदान दिया एक्सेप्ट उनका इनकम टैक्स। सो आई थिंक ये ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली आजकल ट्विटर और सोशल मीडिया पे, जो खाली लोगों को अटैक करते हैं कि अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे जब रिचर्ड ब्रांसन स्पेस में गए, काफ़ी लोग उन पे ये हो गए कि अरे आप स्पेस में क्यों चले गए, यहाँ पे तो लोग भूखे मर रहे हैं अफ्रीका में। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम स्पेस में ना जाएं। सो ये हमेशा आप देखेंगे ऐसा होता है कि जो भी वेल्थ क्रिएशन गेम्स खेल रहे हैं, जो भी इंसानियत को या साइंस के दायरों को आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे हम इंग्लिश में करते हैं पुशिंग द बाउंड्रीज, पुशिंग द एनवेलप्स, उससे हमेशा लोग अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ईजी है करना। क्योंकि देखिए घर पे बैठ के एक मैसेज लिखना और ट्विटर पे एक ट्वीट लिखना बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली में रॉकेट बना के स्पेस में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग, अगर मैं बताऊं तो एट द कोर ये लोग आलसी हैं, क्योंकि इन्होंने कभी, इनको पता ही नहीं कि मेहनत क्या होती है और मेहनत कितनी मेहनत लगती है कंपनी खड़ी करने में और एक बिजनेस खड़ा करने में। तो इनको बस इजी है कि अटैक कर दो, हमें एक रिकग्निशन मिल गई, फेम मिल गई और लोग हमें फॉलो करेंगे। और ये बेसिकली JNU टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ अटैक करते हैं लोगों को और खुद से इन्होंने कुछ किया नहीं कभी। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। लेट मी रीड द फोर्थ ट्वीट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। You are not going to get rich renting out your time. You must own an equity, a piece of business to gain financial freedom. अब इसमें emphasis I think equity पे होना चाहिए। Sure. So जब नवाल ये कह रहा है कि you cannot get rich renting out your time, you have to own a piece of equity or a piece of business. So इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम सब लोग जब हम स्टार्ट ऑफ करते हैं करियर, हम किसी के लिए काम करते हैं। हम, अगर आपके डैड का बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली आप कहीं जॉब करोगे। सो आपको पैसे क्यों मिलते हैं? आपको, अगर आप कभी सोचने जाओ, आपको पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप दिन के 8 से 10 घंटे उस काम में देते हैं, राइट? आप एक किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और आप दिन में 10 घंटे उसको देते हैं कि मैं 10 घंटे आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे महीने के 50,000, 1 लाख रुपए दीजिए या 2 लाख, जो भी आपकी सैलरी है। बट आप कभी ये नहीं सोचते कि आज से 30 साल बाद भी आपको फिजिकली वही चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? और आप जब 50 के होंगे तब आप उतना काम नहीं कर पाएंगे और आपका लाइफस्टाइल भी तो बढ़ रहा है। एक लाइफस्टाइल क्रीप करके एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है और आपकी इनकम बढ़ती है, तो मान लीजिए अभी आपने जब शुरू किया तो आप स्विफ्ट गाड़ी में बैठेंगे, आज से 5 साल बाद आप प्रमोट हो गए तो आप होंडा सिटी ले लेंगे, आज से 10 साल बाद आप BMW चाहेंगे, अब आप 1 BHK में हो तो आप 3 BHK चाहेंगे, 3 BHK में हो तो आप बंगला चाहेंगे। तो ये कभी खत्म नहीं होता है, इंसान की जो इच्छा है वो असीमित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आप कभी धनाढ्य नहीं बन सकते, ऐसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है एथिकली, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप एक इक्विटी किसी बिजनेस में ओन करें, आप ओनर बने। कैसे? किसी भी तरह से। जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो आप करते क्या है? कभी किसी ने सोचा नहीं कि उन्हें लगता है स्टॉक्स कोई कोई लॉटरी टिकट है। इंडिया में तो 90% लोग को ऐसे ही लगता है कि वो लॉटरी खेल रहे हैं, ये जुआ है स्टॉक मार्केट। आप एक बिजनेस को ओन कर रहे हैं। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, मतलब रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया आपने, एक ही शेयर खरीदा आपने, एक ही ये खरीदा यूनिट, फिर भी आप रिलायंस का एक छोटा सा टुकड़ा ओन करते हैं। जब वो कंपनी प्रॉफिट करेगी आपको भी उसमें एक भागीदारी मिलेगी। सो आप अमीर तभी होंगे जब आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं, चाहे वो पब्लिक मार्केट में हो, चाहे वो प्राइवेट मार्केट में हो, चाहे आपने किसी दोस्त में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपने स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टिंग की हो, चाहे आप कुछ भी हो, मतलब आपके हिस्से में क्या आता है, खुद का किया। बिल्कुल। पहले सो नवाल का एक और ट्वीट था कि द शेयर होल्डर्स ऑफ नाउ आर द लैंड ओनर्स ऑफ द पास्ट। बेसिकली पहले अमीर कौन होता? जिसके पास जमीन होती थी, उससे अमीर का जमीन जायदाद जिसके पास होती थी, वो किसानों को पैसे देता था, किसान वहाँ खेती करते थे, वो बस बैठ के एंजॉय करता था क्योंकि उसके पास लैंड था, वो कैपिटल। उस टाइम लैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज लैंड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आज इंपॉर्टेंट चीज़ है ओनरशिप। आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, आपने पब्लिक मार्केट्स में आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, आपने प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है नहीं, आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का ब्रांड, जैसे आपका खुद का चैनल है, ये आपका चैनल है, आपकी ओनरशिप है। कल को अगर आपने इसको मोनेटाइज अच्छे से किया, आपको हमेशा 24 घंटे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केटिंग से पैसे मिलेंगे, ब्रांडिंग से पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है, आपकी आइडेंटिटी है, आपने खुद को एक ब्रांड बनाया है और आप उसको लेवरेज कर रहे हैं।
सो आई थिंक यही है ओनरशिप कि आपका खुद का ओनरशिप क्या है आपके पास, क्योंकि अब आप हमेशा ज़िंदगी में टाइम तो नहीं बेच सकते। आप हमेशा अपने आप के फिजिकली और मेंटली अपना टाइम बेच के कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब 24 घंटे काम तो कर नहीं सकते, हम मशीन है नहीं। तो बेस्ट चीज़ है कि आप किसी को ओन करें और उसको होल्ड करें 30-40 साल, और गारंटीड है कि आप धनाढ्य हो जाएंगे। आई थिंक इसका प्राइम एग्जांपल अभी स्टीव बार्मर था, जो 30th एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट था। उसने बिल्कुल। अभी उसके पास जो बिल्कुल, वो जिसके पास शेयर वैल्यू है वो बिल गेट्स से भी ज्यादा उसके बिल्कुल, पास क्योंकि शेयर बिल गेट्स ने अपने कुछ शेयर्स बेचे थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत भी है। अगर आप कोई स्टार्टअप में जा रहे हैं, आपको ईसॉप्स मिलते हैं। ईसॉप्स मतलब आपको एक शेयर्स मिलते हैं जो आप रिडीम कर सकते हैं। अभी जोमेटो का रिसेंटली आईपीओ हुआ हाल ही में, तो जोमेटो के जो सारे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने सब ऑलमोस्ट करोड़पति हो गए होंगे अर्ली एम्प्लॉयज, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको अगला स्टीव जॉब्स बनना है, स्टीव वॉजनियाक बनना है। कई तरीके हैं पैसे कमाने के, बट हाँ, हमेशा आप ये सोचते रहिए कि सैलरी से ज्यादा ओनरशिप का माइंडसेट रखिए। हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे हर महीने कितने आ रहे हैं, ये सोचिए कि मेरे लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, राइट। हर महीने का पेचेक अगर आप देखेंगे वर्सेस आपका नेटवर्थ देखेंगे, हमेशा नेटवर्थ में सोचिए, मंथली सैलरी में मत सोचिए। तो एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब का माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे मुझे महीने के 1 लाख मिल रहे हैं, आप ये सोचेंगे ओ मुझे 100 शेयर मिल रहे हैं, तो ये 100 शेयर की वैल्यू 10 मिलियन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत कम लोग सोच पाते हैं, पर अगर ऐसे सोचना जरूरी है अगर आपको अमीर होना है। इस वीडियो सीरीज का अगला पार्ट नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम इस चैनल पर पब्लिश होगा। आशा है आप सबसे शीघ्र मुलाकात होगी। थैंक यू।